बैठिए। सर। आप जयपुर की रहने वाली हैं? जी सर। नायला में पढ़ाई की आपने? जी। तो गांव है आपका नायला? जी। नायला कनौता के पहले का कोई और आधुनिक जयपुर रियासत में कोई महत्व है क्या? जो जयपुर रियासत थी उसमें इसका कोई जिक्र आता है क्या? सर जयपुर रियासत के जो महाराजा जो राम सिंह थे, उन्होंने ही इसके ठिकानेदार यहाँ के जो शासक थे उनको दिया था। ग्रेजुएशन आपने महारानी से किया है? जी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी के साथ? जी। बड़े अच्छे विषय थे आपके। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट किया आपने? जी सर। डायरी लिखती हैं आप, ये आपकी रुचि है? जी। तो कुछ भारतीयों के नाम बताएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, मॉडर्न टाइम के, जिन्होंने डायरी लेखन किया? सर एक तो महादेव देसाई जी हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी पे लिखी थी। वो डायरी लिखते थे, तो उनकी जो डायरी पब्लिकेशन होती है महात्मा गांधी पे लिखी थी उन्होंने। और बाल गंगाधर तिलक भी लिखते थे, और नेहरू जी की भी एक डायरी थी, और भारतीय इतिहास पे। महादेव देसाई के अलावा एक और गांधी जी के पीए थे। महादेव देसाई पीए रहे उनके, एक और भी थे। उनकी डेथ होने के बाद फिर वो बने। उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें भी महात्मा द लास्ट फेज। सॉरी सर। तो आप अभी कुछ कर रही हैं, कहीं कार्यरत हैं? सर अभी जो महिला अधिकारिता की वैकेंसी आई थी सुपरवाइजर के पद पे, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन एक्सटेंशन लिया है मैंने, क्योंकि उसके पैरेलल ये आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो सर ऐसे एक्सटेंशन देती है सरकार? जी सर। किस ग्रेड की पोस्ट है महिला अधिकारिता वाली? सर 3600 पे ग्रेड लेवल 10। ठीक है। महिला अधिकारिता पे पिछले दिनों राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है? महिला अधिकारिता भी रिसेंट कोई कानून, आप ऐसे 3 कानून बताइए जो विमेन सेफ्टी से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो, राजस्थान सरकार के हो, जो 2000 के बाद आए। सर एक तो 2005 का है घरेलू हिंसा का जो एक्ट है, एक 2013 का है जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान। क्या नाम है उसका, किसके नाम से जाता है? विशाखा गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट की उसके बाद। और उसके अलावा अभी जो नारी वंदन एक्ट है जो 106 संविधान संशोधन के तहत किया गया है, वो क्या है? सर उसमें ये है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये तो सुरक्षा से संबंधित नहीं है ना। और इसमें क्या सरकार ने जो ये नारी वंदन एक्ट कह रहे हैं, इसमें कोई पूर्व शर्त भी रखी है क्या कि वो कैसे लागू होगा? सर वो जो नेक्स्ट जनगणना होगी उसके बाद ही लागू होगा। उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। तो और कोई कानून? सर इसके अलावा तो याद नहीं आ रहा। क्या कार्य होता है महिला अधिकारिता सर जो सर्वे क्या है, सुपरवाइजर? जी। क्या काम होता है सर सर? जॉब प्रोफाइल बताइए। राजस्थान गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम्स है जो बजट में पेश की जाती है हर वर्ष, तो उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, और इसके लिए हर ग्राम पंचायत पे एक साथिन होती है। तो जो सुपरवाइजर है उसके अंडर 30 ग्राम पंचायतों की जो साथिन होती है वो उनके अंडर काम करती है। तो उनका जो वीकली रिव्यू जो करती है कि वो जो भी काम कर रही है वो सही से कर रही है, जो उनको काम दिए गए हैं वो सही से किए गए या नहीं किए गए, तो उनको देखती है। ये विशाखा गाइडलाइन में किसी साथी से कोई संबंध है क्या? सर जो विशाखा गाइडलाइन जिनके ऊपर बनी थी, तो वो एक साथिन के रूप में ही कार्यरत थी जो महिला थी, और उसी दौरान एज अ वर्क प्लेस पे ही उनके साथ कुछ काम हुआ था। तो कुछ नाम याद है आपको उनका, उन साथन का? हाँ याद है ना, सही है मतलब। तो इसमें चूँकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रही हैं, उसका अभी प्रयासरत हैं, तो अभी जो एक सिचुएशन पैदा हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें चूँकि सोशल मीडिया बहुत आजकल बहुत अग्रेसिवली चीज़ें रखता है, और न्यूज़ चैनल भी बहुत जिम्मेदारी का रोल नहीं प्ले करते कई बार। आप बीकानेर में पोस्टेड हैं, ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो क्या करेंगे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में? जनता को कैसे सही सूचना का प्रेषण करेंगे, या किस तरीके से तनाव को कम करने का प्रयास करेंगे एज ए लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर? सर एक तो पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं जिसके माध्यम से बता सकते हैं कि जो अफवाहें सोशल मीडिया पर हैं तो इन पे पूर्णतः विश्वास न करें, और सोशल मीडिया का ही प्रयोग करके
जनता को ये भी बताया जा सकता है कि किस तरीके से अफवाहें फैल रही है उन पे पूर्णतः विश्वास न करें, और ऑफलाइन पंपलेट भी छपा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये अफवाहें हैं। फिलोसफी की भी आप विद्यार्थी रही हैं और अच्छे नंबर लेके पास हुई थी। सर का विषय तो कौन सी फिलोसफी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, वेस्टर्न, इंडियन? सर इंडियन फिलोसफी। तो ये जो आपने सांख्य का नाम तो सुना ही होगा, जी और वेदांत का, अद्वैत वेदांत का सुना होगा। जी सर। तो ये जो सांख्य और अद्वैत वेदांत जो है, उसमें मूलभूत क्या अंतर है दोनों के बाद? सर सांख्य जो दर्शन है वो दो शक्तियाँ बताता है कि जो परम सत्ता है वो दो सत्ता है, दो सत्ताएं, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। जबकि जो अद्वैतवाद है वो बोलता है कि एक ही है परम सत्य और वो निर्गुण निराकार है, और ये शंकराचार्य द्वारा दिया गया है। हाँ, और ये वेदांत के दर्शन के कुछ और स्कूल्स के या संप्रदायों के नाम बता सकते हैं? सर वेदांत में जो है वो एक जो एक तो वेदांत अद्वैत तो वेदांत मीमांसा, है, हाँ, और अद्वैत वेदांत है शंकर का, एक और एक अद्वैत है, एक विशिष्टाद्वैतवाद है, एक द्वैताद्वैतवाद है, एक द्वैतवाद है, और एक शुद्ध अद्वैतवाद है। शुद्ध अद्वैत। ठीक है, तो आप ये जो तुलसीदास जो थे भक्ति संत, ये मूलतः किस संप्रदाय के कहे जा सकते? सर ये तो भक्ति संदर्भ में कहे जाएंगे और सगुण भक्ति भी कहे जाएंगे, और उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद में को कर सकते हैं क्योंकि रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे रामानंद जी, तो उन्हीं के संदर्भ में इनको देखा जाता है तुलसीदास जी को। ठीक है, और गीता जो है वो प्रधानतः उसमें किस दर्शन का प्रतिपादन हुआ है, किस दर्शन पर आधारित है सारी उसकी फिलॉसफी? सर वो कर्मवाद पे कर्मवाद किस फिलॉसफी है? निष्काम कर्म पर। तो वो जो उनका कर्म का इंटरप्रिटेशन है वो किस दार्शनिक सिद्धांत पर, वेदांत पर है कि उपनिषदों पर है कि सांख्य योग पर है, किस पर? मुख्य रूप से कौन सा प्रमुख है उसमें? सर वो वेदांत फिलॉसफी पे बेस्ड है मूलतः है? जी, मैं सोच हाँ, वैसे उसमें सांख्य भी काफी प्रधान है, क्योंकि वो तीन गुण त्रैगुण्य प्रकृति की बात करते हैं ना, इसलिए चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आपने जो इसमें स्पेशलाइजेशन किस कालखंड में की है? मॉडर्न मॉडर्न आई थिंक मॉडर्न का ही Modern। हाँ। तो अगेन आपकी राय में स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था या राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था, उस समय राजस्थान में क्या हो रहा था? क्या सब एकसार था या राज्यों में अलग था, और जो डायरेक्टली ब्रिटिश क्षेत्र था उसमें अलग था? इस पे कुछ प्रकाश डालिए। मैम अगर राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान रियासती क्षेत्र रहा है, और जो अलग जो शेष इंडिया था उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है। तो उसके पैरेलल जो इंडिया में मतलब जो जैसे ऐसे युग आंदोलन चल रहा है और हाँ। सविनय विद्या आंदोलन चल रहा है, तो उनका पूर्णतः इतना प्रभाव नहीं था जितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो किसान आंदोलन और जो प्रजामंडल आंदोलन थे वो इनके पैरेलल चल रहे थे, तो उसी संदर्भ में इनको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ के देखा जा रहा है। सबसे पहला बड़ा जन आंदोलन जो कृषि आंदोलन है वो कौन सा था? राजस्थान वाला, बिजोलिया वाला, और उसके साथ और भी थे? बेगू था, हाँ। एक गोंडी किसान आंदोलन, हाँ। शेखावती किसान आंदोलन था। ठीक है। और अजमेर भी सब कौन से रियासत में आता है अजमेर? मैम जो अजमेर था वो उच्चायुक्त प्रांत था, मतलब वो किसी रियासत में नहीं आता था। किसके अंडर आता था? जो चार जो उच्चायुक्त प्रांत थे इंडिया में, उसमें एक अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था जहाँ से पूरे राजस्थान, मतलब उस पे राज किसका था? ब्रिटिश का ब्रिटिश का था। ठीक है। अच्छा, अभी एक मुकदमा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण, एन रवि वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट, इसका कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर जो तमिलनाडु में ये जो मुद्दा था, उसमें मुद्दा ये था कि जो राज्यपाल महोदय हैं वहाँ के, तो केरल गवर्नमेंट ने 2020 से लगभग 10 ऐसे विधेयक पास करे थे
पर वहाँ के जो महोदय जो राज्यपाल महोदय थे वो उनको स्वीकृति नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने इसका जो सुप्रीम कोर्ट में इसका मुकदमा दायर करवाया। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस पे एक वर्डिक्ट दिया जिसके तहत ये था कि जो राज्यपाल या राष्ट्रपति है उनको आर्टिकल 200 या 201 के तहत 3 माह में इस पे डिसीजन देना पड़ेगा, और अगर नहीं देते हैं तो इस सतह इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। 3 माह में देना पड़ेगा। कुछ टाइम फ्रेम उन्होंने दोनों के लिए बनाया है, या कुछ टाइम फ्रेम इस तरह से दिया है कि भाई 1 महीने में राज्यपाल ये सोच ले कि इसको तो राष्ट्रपति को भेजना है या यहाँ रखना है? तो एक आर्टिकल का भी प्रयोग किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने। कौन सा आर्टिकल का प्रयोग किया? आर्टिकल 142 पूर्ण न्याय का सिद्धांत। क्या पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को वो? सर इसमें ये देता है कि अगर जो विधायिका या कार्यपालिका का ऐसा कोई लॉ नहीं है जो किसी पावर को मतलब उसको वर्णित करता हो, उसका संविधान में नहीं है, तो उस संदर्भ में पूर्ण न्याय की स्थापना के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो रिक्त स्थान है उसको पूर्ण कर सकती है, जो संवैधानिक रिक्तता है उसको पूर्ण कर सकती है। यानी सामान्य भाषा में समझाइए, वी आर नॉट द एक्सपर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या 142 ने क्या पावर दी, कैसे इस्तेमाल हुई यहाँ? सर आर्टिकल इस वाले मामले में 142 पावर कैसे यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने? सर आर्टिकल 142 का जो इन दिस पर्टिकुलर केस हाउ सुप्रीम कोर्ट जो है यूज दिस पावर अंडर आर्टिकल 142, क्या किया उसने? सर इस संदर्भ में अभी रिसेंटली राष्ट्रपति ने इस पे राय मांगी है, वो क्या है? उन्होंने 14 क्वेश्चन लिख के दिए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को। कौन से आर्टिकल तहत होता है? आर्टिकल 143 जिसके तहत राष्ट्रपति जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनसे सलाह मशवरा मांग सकता है अगर कोई लोकहित का मुद्दा है तो उस संदर्भ में। डायरी लेखन आपने अपनी रुचि बताई थी ना? जी एनी फ्रैंक का नाम सुना? जी तो एनी फ्रैंक वो जो कंसंट्रेशन कैंप थे वहाँ गई थी, या उनको ऑस्ट्रिया में उनकी डेथ हो गई थी? ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया में क्या हुआ था? उनको जो वो कैंप्स थे उनमें ले जाया गया था क्योंकि रिजार्व था। एक महिला ने उनका जो जहाँ रह रहे थे खुफिया तरीके से तो उसको रिवील कर दिया था, तो फिर वहाँ पे उनकी मौत हुई। डायरी कहाँ मिली उनकी? डायरी जहाँ पे वो रहते थे वहाँ मिली। डायरी तो उन्होंने तब तक लिखी जब तक वो वहाँ नहीं गई। जी जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। सॉलिड, मुझे तुम्हारे प्री के मेन से नंबर तो पता नहीं है, पर यू आर गोइंग टू थ्रो। बहुत सी तैयारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी। परफेक्टली मुझे फिलोसफी के क्वेश्चन तो पता नहीं, सही थे, तैयारी में कोई समस्या नहीं है। वो भी तुम्हारा ठीक था कमोबेश। 142 के साथ वो पावर है, उन्होंने उस पावर का इस्तेमाल ऐसे किया कि 10 का 10 को कानून बना दिया, और नथिंग डूइंग आज से कानून। वो जो आप कह रही थी उन्होंने इसमें ये किया कि भाई ये सब कानून है। टाइम फ्रेम को आप देख लेना, वो अलग अलग मामले में अलग अलग दिया गया। भाई पहले वो ये कर देगा, इसके लिए इतना समय, इसके लिए इतना समय, इसके लिए इतना समय, बट दे जो ये था उसको उन्होंने एक टाइम फ्रेम दे दिया कि अब ये अनिश्चित काल में नहीं है कि भैया तुम लेके बैठे रहो। अब एक टाइम फ्रेम है, इसमें आपको फैसला करना है। वो तो आपने सही बता ही दिया था, तो देख जाना। बाकी क्योंकि हम RS के लिए तैयार नहीं थे, पर मैं सोचता हूँ कि इससे ऐसा इंटरव्यू आपको बाकी दुनिया भी लेगी, RPSC भी ऐसे इंटरव्यू लेगी, क्योंकि हम हिस्ट्री के लिए तैयार थे, पर हमने वो क्वेश्चन आपसे यही पूछे जाएंगे करेक्ट पर, और उससे आप वो मत करो जैसे जैसे इन्होंने कहा ना सिंपल में समझाओ, या नहीं ये तो करते हैं इंटरव्यूअर्स, ये आपको पूछते हैं इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आप अपनी जो आपको कहना है, इफ यू आर श्योर तो उस पे रहिए, इफ यू आर नॉट श्योर तो ठीक है वो आप एडमिट कर लो। ठीक है, वो फिलॉसफी वगैरह पे तो कोई सवाल शायद ना पूछेगा वहाँ, क्योंकि फिलॉसफी वाला कोई आदमी होगा नहीं, तो सामान्य सा सवाल कोई पूछेगा। तो जो मैंने पूछे थे हो सकता है इससे भी नीचे लेवल पे हो सवाल। उसमें बस ये याद कर लेना कि कौन से संप्रदाय का कौन व्यक्ति था, जैसे रामानुजाचार्य थे, विशिष्टाद्वैत थे, इस तरह। ओके, थैंक यू।